नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी के तहत दुर्गा नर्सरी इलाके में बनाई गई सड़क कई जगहों से अंदर धंसी। निगम ने रोड को बताया था आदर्श। जनता सेना बोली गिरवी पड़ा है निगम का बोर्ड। उदयपुर के एक घर में आया नए तरह का कोरोना। फोन पर ही हुआ पॉजिटिव और फोन पर ही हुआ नेगेटिव। 14 दिन घर में रहा और फिर अपने आप चला गया। कटारिया जी ने निभाई विपक्ष की भूमिका। कोरोना के गलत आंकड़ों, जबरन काटे जाने वाले चालानों पर कलेक्टर को घेरा। और कानोड़ के अनंत ने जगाई शिक्षा की अलख। बच्चों को खूब पसंद आ रही है मस्ती की पाठशाला। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हिचकोले खाती दुर्गा नर्सरी रोड की। पूरी दुनिया में खूबसूरती की छाप छोड़कर नंबर 1 बना उदयपुर शहर बीते कुछ साल से खुद में ही खूबसूरती ढूंढने लगा है। निजामों और सत्ता में आने वाली शहरी सरकारों ने इस शहर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले 3 सालों से शहर की सड़कों को छलनी कर सीवरेज के नाम से जो धांधली कर रखी है, उसका बहुत बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। हर जगह से शहर खुदा हुआ है। शरीर और गाड़ियां दोनों की हालत खस्ता है, लेकिन किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं है। गूंगे बहरों की सरकार जो है। इस शहर के हालात देखकर तो बहुत पुरानी कहावत याद आती है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। और यह भानुमती का कुनबा ही शहर को खत्म करने में लगा है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और लिए चलते हैं दुर्गा नर्सरी रोड की ओर, जिसका दावा करते हुए निगम के जिम्मेदारों ने कहा था कि यह शहर की सबसे अच्छी सड़क साबित होगी और स्मार्ट सिटी के कामों का आदर्श भी इसे कहा जा सकेगा। पर दावा करने वालों को शायद पता नहीं था कि यह सड़क 6 माह भी नहीं चल पाएगी, पहली बारिश में ही खत्म हो जाएगी। अभी इस सड़क से गुजरने वाले हर वाहनधारी को लगता है मानो वह ऊंट गाड़ी में सवार हो। करीब आधा किलोमीटर की हिचकोले खाती सड़क पर गुजरने वाला हर राहगीर बाद में यही कहता है, वाकई में यह स्मार्ट सिटी है। गुरुवार सुबह भी एक हादसे में बुजुर्ग महिला घायल हो गई। इसका कारण यह रहा कि सीवरेज के कार्य के दौरान सही से ध्यान नहीं दिया गया और सड़क अंदर धंस गई। यह सिर्फ एक जगह से नहीं, कई जगहों से अंदर धंसी हुई है, जो कभी भी हादसों का सबब बन सकती है। उदयपुर में चल रहा स्मार्ट सिटी का काम खोखले होते नजर आ रहे हैं। इसका आज सबसे ताज़ा उदाहरण देखना मिला शहर की दुर्गा नर्सरी रोड पर, जिसको आदर्श रोड घोषित किया गया। आज सुबह ही इस रोड पर एक बहुत बड़ा गड्ढा जो पड़ गया, उसमें एक बुजुर्ग महिला गिर गई। उस दौरान काफ़ी लोग वहाँ एकत्रित हो गए, उस महिला को उठाया उन्होंने और हॉस्पिटल पहुँचाया। अभी हम खड़े उदयपुर की दुर्गा नर्सरी रोड पर। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इस रोड को आदर्श रोड बताया था और वो आदर्श रोड होती हुई नजर आ रही। किस तरह से आप जो देख रहे हैं, गाड़ियाँ, कारें, 2 व्हीलर्स हिचकोले खाते हुए। अभी हालांकि इस रोड को, इस गड्ढे को जो है भर दिया गया है, कंक्रीट और मिट्टी से भर दिया गया है, जिससे कुछ लोगों को बचाव हो पा रहा है। लेकिन इससे पहले ये रोड पे जो गड्ढा पड़ा था, काफ़ी हादसे हो चुके हैं और आज सुबह ही एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर गिर चुकी थी। उस दौरान राहगीरों ने उस महिला को बचाया। लेकिन स्मार्ट सिटी के काम एक बार फिर खोखले होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के अलावा शहर की कई और रोड भी है जहाँ पर काफ़ी लोग जो है परेशान हो रहे हैं। अभी हमारी टीम को देखते हुए एक राहगीर यहाँ रुके हैं, उनसे हम बात करेंगे कि टीम से मिले। आप बताइए किस तरह रोड यहाँ हादसा हुआ है? मैं रोज़ इसी रोड से गुज़रता हूँ और आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई गिरता रहता है। रोड इन्होंने बना दी है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर झोल खाई हुई रोड है, धूल इतनी उड़ती है। जो 2 व्हीलर्स पे जाते हैं वो लोग तो टोटल परेशान होते हैं। सेम यही हालात उदियापोल और दुर्गा नर्सरी के बीच में जो एक रोड जॉइंट हो रही है कुमारों का भट्टा से आगे जा कर के, वहाँ पर भी यही हालात है। L&T नामक कंपनी का ज़बरदस्ती का एक अतिक्रमण वहाँ पर हो रहा है और उन्होंने पूरी की पूरी रोड उन्होंने कैप्चर कर रखी है, तो वो बॉटलनेक कंडीशन बन रही है वहाँ पर। जिस तरह से जो L&T की और निगम के जो काम चल रहे हैं स्मार्ट सिटी को, इसको लेकर आप एक शहरवासी की तरह की सोचे तो संतुष्ट हैं इन कामों से? नहीं, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि पहली बात तो रोड बनने में 6-7 महीने, कई बार साल भर लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी रोड बिगड़ने में 15 दिन भी नहीं लगते। तो पहला क्वालिटी इतनी बकवास, और उसके बाद में जो अतिक्रमण होते हैं तरह तरह से, उसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो सुना आपने एक शहरवासी का मन का दुखड़ा। ऐसे ही कई शहरवासियों का मन का दुखड़ा है कि वो इसको देखते हुए कि काफ़ी लोग जो परेशान हैं। आप देख सकते हैं किस तरह लोग परेशान हैं। काफ़ी लोग जो है, अभी शाम का समय है, करीब
6 बज रहे घड़ी में, और लोगों को ऑफिस से छूटने का समय होता है। ऐसे ही सुबह भी लोग जब यहाँ से निकलते हैं ऑफिस टाइम में, तब ये रोड हिचकोले खाती हुई, यहाँ जो रोड जो काफ़ी लोग जो परेशान होते हैं, कई लोग चोटिल भी होते हैं। लेकिन ये दुखड़ा किसको सुना है। उदयपुर न्यूज़ L&T कंपनी और नगर निगम से भी अपील करता है कि स्मार्ट सिटी के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए जनता की गाड़ी कमाई के, प्लीज़ इस कामों को फिर से ध्यान से और व्यवस्थित किया जाए। कैमरा पर्सन अभिषेक जोशी के साथ कमल सीटा, उदयपुर न्यूज़। उदयपुर नगर निगम में लगातार भाजपा का छठा बोर्ड बना है। जाहिर सी बात है, अच्छे और सच्चे कामों की वजह से शहरी सरकार में भाजपा अब तक सत्ता में है, क्योंकि उदयपुर की जनता काफी समझदार है। इसे बाहुबल और धनबल से डराया नहीं जा सकता। रणबांकुरों की धरती के मतदाता हर बार अच्छा ही चयन करते हैं और इस बात का किसी को बाद में पछतावा भी नहीं होता, क्योंकि इस साफ सुथरे शहर में आज तक कोई कमी किसी को दिखी ही नहीं। खैर छोड़िए, उदयपुर वालों की समझदारी की जितनी बात करें कम होगी। जनता सेना के प्रदेश संयोजक, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और UIT ट्रस्टी रहे मांगीलाल जोशी से जब हमारे संपादक मनु राव ने दूरभाष पर बात की, तो जोशी ने कहा कि यह निगम किसी के पास गिरवी पड़ा है। पहले वाला बोर्ड तो सबसे खराब माना जा रहा था, लेकिन यह बोर्ड तो उससे भी खराब निकला। 0 से भी नीचे कोई नंबर हो तो इस बोर्ड को देना चाहिए। समिति अध्यक्ष और पार्षद तो बेचारे हैं इस बोर्ड में। स्मार्ट सिटी को लेके आप कितना संतुष्ट हैं? स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, कार्यशैली से आप कितना संतुष्ट हैं? ये उदयपुर का दुर्भाग्य है कि जो स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है उससे जनप्रतिनिधि भी अनभिज्ञ है। जी। सूचना के अधिकार में उनसे कोई सूचना चाहते भी है तो जानकारी नहीं मिलती है। मेरे को जहां तक लगता है कि इस विभाग के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसमें पारदर्शिता कहीं नहीं है। काम का परिणाम तो उनका 0 है जी। कहीं उपलब्धि नहीं है, और जो काम चल रहा है वह क्वालिटी के हिसाब से ठीक नहीं है। वास्तव में हम जनता सेना के लोग भी इस बात से दुखी हैं कि एक बार वस्तु स्थिति मालूम पड़े तो जनता के सामने सही क्या चल रहा है इस स्मार्ट सिटी के नाम पर उसकी जानकारी हम दे सके, क्योंकि अब तक उदयपुर की जनता, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी चंद लोगों के भरोसे बैठे हैं, उन्हीं पर निर्भर है और वो ही जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। इसमें मेरे को लगता है कि पारदर्शिता भी नहीं है। जी गुरुजी, ये दुर्गा नर्सरी जो रोड का नया जो निर्माण हुआ है, दोनों तरफ रास्ता इन्होंने शुरू किया है और दम भरा था निगम ने कि सबसे अच्छी सड़क यही है। अभी हालात ये है कि कई जगह से वो धंस गई है अंदर और हिचकोले खाती हुई सड़क लगती है। आज भी एक महिला का एक्सीडेंट हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के बारे में आप? दुर्गा नर्सरी की रोड जिस किसी एजेंसी ने बनाई हो, मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि खराब रोड बनी है। क्वालिटी के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से वो ठीक नहीं है। और आज उस रोड की स्थिति अगर उसको ये आदर्श मानते हैं तो उदयपुर का दुर्भाग्य है, क्योंकि उदयपुर जिस तरह से रोडों के कारण से दुखी है, पूरी सड़कें खोदी हुई है, गड्ढे हैं और बरसात में जगह जगह पानी भरता है। ऐसे स्थिति में अगर वो आदर्श मानते तो आदर्श कह सकते, बाकी सबसे थर्ड क्लास काम है। और वास्तव में मैं तो क्या संतुष्ट हूँ, दुर्गा नर्सरी के रोड वाले खुद ही कह देंगे, आम व्यक्ति जो निकलता है वो कह देगा कि दुर्भाग्य है कि उदयपुर के विकास का काम ऐसे लोगों के हाथ में है जिनको उदयपुर के बारे में कोई दृष्टिकोण ही क्लियर नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी का ये छठा बोर्ड है और आप पहले अभी रहे हुए हैं, आप UIT ट्रस्टी भी रहे हैं और आपने बोर्ड भी देखे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या लगता है आपको, छठे बोर्ड के बाद में क्या स्थिति हो गई शहर की? देखो, अब तक मैं कहता था कि चंद्र सिंह कोठारी का बोर्ड सबसे घटिया है, उसको 0 मिलना चाहिए जी। पर ये उससे भी घटिया बोर्ड साबित होगा जो चल रहा है जी। इसमें जिस प्रकार से पार्षदों का अपमान और उपेक्षा हो रही, समिति अध्यक्ष तो कहीं वक्त रखते ही नहीं है जी। पार्षद और जिस प्रकार से अपमानित हो रहे हैं, इनको कोई सम्मान नहीं है जी। और जिस ढंग से मनमानी चंद लोग कर रहे हैं जी, यानी ऐसा लगता है कि यह नगर निगम किसके भरोसे चल रहा है, अब तक किसी को, जनता को समझ नहीं आया, क्योंकि जनता ने तो पार्षद चुने जी। पर यह बोर्ड ऐसा लगता है कि किसी के गिरवे चला गया है जी। और इसलिए इस नगर निगम को मैं 0 से भी और माइनस नहीं है मेरे पास में, बाकी सबसे घटिया थर्ड क्लास बोर्ड है। यहाँ पर निरंकुशता का साम्राज्य है। विकास के नाम पर उदयपुर का और पतन किया है। दुर्भाग्य है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ में इस बोर्ड को बनाया है जी, 4 साल के बाद में जनता रोएगी इनके दाम पर कि वास्तव में हमको डुबाने का काम इन पार्षदों ने और इस
भाजपा के बोर्ड ने किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। एक तरफ तो पूरे देश में कोरोना संक्रमण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, सरकारें भी कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दिखाई दे रही है, लेकिन उदयपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक ऐसा नमूना सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, उदयपुर में सेक्टर 14 निवासी एक कोरोना पेशेंट के टेलीफोनिक बात पर पॉजिटिव होने और 14 दिन बाद बिना इलाज के ही टेलीफोनिक चर्चा पर वापस नेगेटिव होने का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर गुरुवार को मावली विधायक धर्मनारायण जोशी पत्रकारों से मुखातिब हुए और कोरोना महामारी पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लापरवाही बरतने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जोशी ने उदयपुर में लगातार बढ़ते संक्रमण का दोषी स्वास्थ्य विभाग को बताते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही से शहर में कोरोना संक्रमण लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। श्री जोशी ने उनके ड्राइवर चतर सिंह के परिवार के साथ हुई विभागीय लापरवाही पर चर्चा करते हुए कहा कि उनके ड्राइवर की पत्नी और बेटे ने सीए सर्कल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना कोविड टेस्ट कराया था। अगले दिन सीएमएचओ ऑफिस से एक फोन आया और रिपोर्ट के पॉजिटिव होने की बात कहते हुए घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। 2 दिन बीत जाने पर जब स्वास्थ्य विभाग से ना तो कोई लेने आया और ना ही किसी ने कोविड पेशेंट की सुध ली, इस पर परिवार ने सीएमएचओ कार्यालय संपर्क किया तो टेलीफोन पर ही उन्हें एक थर्मामीटर और एक ऑक्सीमीटर लाने को कहा गया और प्रतिदिन बॉडी टेम्परेचर व्हाट्सएप पर ही अपडेट करने की बात कही। ऐसे में परिवार ने अपने खर्चे से दोनों इक्विपमेंट खरीदे और अपडेट करना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही तो तब हुई जब 8 दिन तक न तो पेशेंट द्वारा दी गई अपडेट को चेक किया गया और ना ही कोई इलाज की बात हुई। 14 दिन बीत जाने पर बिना सैंपल लिए ही सीएमएचओ ऑफिस से एक फोन आता है और पेशेंट को बोल दिया जाता है कि अब आप स्वस्थ हो चुके हैं, आप घर से भी बाहर निकल सकते हैं। मतलब साफ है कि शहर में एक कोरोना पेशेंट फोन पर ही पॉजिटिव हो गया और फोन पर भी नेगेटिव हो गया। मेरे ड्राइवर श्री चतर सिंह 26 को मेरे साथ गाड़ी चला रहे थे। उनके घर से फ़ोन आया बेटे का कि पापा 24 को हमने जांच करवाई थी सामुदायिक भवन सीए सर्किल सेक्टर 14 में रूटीन में, और 26 को 3:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि आप पॉजिटिव हैं। उनको मैंने पूछा कि तुम्हारी पत्नी को और बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्दी नहीं, जुकाम नहीं, बुखार नहीं। मेडिकल से फ़ोन आया कि आप घर पे ही रहें, कोई टीम आएगी आपको ले जाएगी यहाँ से। कोई आया नहीं। फिर फ़ोन गया कि टेम्परेचर नापने का, श्वास नापने का ये सामान और ये दवाई व्हाट्सएप पे मैसेज आया, इसको आप ख़रीद लें। 1850 रुपये का सामान, ग्लोव्स वगैरह वो ख़रीदे उन्होंने। उस ड्राइवर ने ख़रीद के वो घर पे ही रहा। ड्राइवर की कोई जांच नहीं, वो भी दोनों के साथ ही था। स्वास्थ्य कर्मी ने फिर फ़ोन किया कि आप व्हाट्सएप पे 11 बजे रोज़ मुझे मैसेज भेज दें आपका टेम्परेचर और आपका श्वास का। वो मैसेज भेजते रहे, 7 दिन तक मैसेज भेजा। वो देखती रही रोज़ कि बिल्कुल ठीक हो आप। 8वें दिन फिर मैसेज गया कि अब मैं नहीं करूँगी, आप इस फ़ोन पे आप व्हाट्सएप करें। उन्होंने उस फ़ोन पे व्हाट्सएप किया। किसी ने व्हाट्सएप यानी आने वाले 7 दिन तक खोल के नहीं देखा। वो व्हाट्सएप बराबर करते रहे, खोल के नहीं देखा। 14 दिन होते ही फिर मेडिकल से फ़ोन गया कि अब आप फ्री हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। यानी कोई उनकी जांच नहीं हुई, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, कोई जांच हुई नहीं। मेरा ड्राइवर 15 दिन तक अंदर बंद रहा। उसके बाद मैंने उसको कहा भाई ठीक है, कोई जांच नहीं हुई तो मेडिकल की व्यवस्था जो ये सरकार की व्यवस्थाएं सारी चल रही है। तो देखा आपने किस तरह से एक पेशेंट फोन पर ही पॉजिटिव और बिना इलाज के 14 दिन बाद स्वयं स्वस्थ भी हो गया। यही नहीं, जोशी ने बताया कि राज्य सरकार ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा था कि कोविड महामारी के कारण विधायक मद से चिकित्सालयों में सुविधाओं के लिए राशि भेजी जा सकेगी, जिस पर जोशी ने सैनिटाइजर और मास्क की सुविधाओं के लिए मावली तहसील के करीब 8 चिकित्सालयों में 7,50,000 रुपए की अनुदान राशि दी है।
मार्च में जिला परिषद द्वारा राशि सीएमएचओ के लिए जारी कर दी गई। श्री जोशी ने कहा कि करीब 5 माह गुजर जाने के बाद भी आज तक चिकित्सालयों में कोई सामग्री नहीं पहुंची है। ऐसे में चिकित्सालयों में आम जनता को राहत देने के लिए खर्च हुआ पैसा कहां गया और उसका अब क्या उपयोग होगा। 8 हॉस्पिटल में 7.5 लाख रुपए दिए मैंने, एक भी हॉस्पिटल में इस मद से कोई सामान नहीं पहुंचा। हॉस्पिटल वाले का कहना है कि हमारे पास कोई सामान नहीं आया आपके को। अब मेरा तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ही था कि आप स्वयं वहाँ जो पेशेंट भर्ती है, जो पॉजिटिव से नेगेटिव, उनसे इंटरव्यू लीजिए और इंटरव्यू जनता को बताइए कि उनके साथ वहाँ क्या हुआ। गर्म पानी पियो, पैरासीटामोल गोली लो और फिर रात को 10 बजे कर्मचारी आता है, ताला लगा के चला जाता है और उसके बाद भगवान भरोसे आप चलते रहो। ईश्वर आपको बचाएगा तो बहुत अच्छी बात है और बाकी चले गए तो वो भी भगवान के भरोसे जाना। जनता सेना महिला मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को कई महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुई और राज्य सरकार के द्वारा बिजली के बिलों के वृद्धि करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। महिलाओं द्वारा बिलों को विरोध स्वरूप जलाया गया। इसके साथ ही जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द बढ़े हुए बिलों से निजात दिलाने की मांग की। महिलाओं ने बताया कि पहले से ही कोरोना महामारी और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन की वजह से आम जनता की कमर टूट चुकी है। आम जनता को अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा लोगों की मदद करने के बजाय आग में घी डालने का काम करना उचित नहीं है। लोगों को राहत देने के बजाय बिजली के बिलों में वृद्धि कर जनता को भेजा जा रहा है। ऐसे में कैसे वह अपना घर खर्च चलाएं और ऊपर से भारी भरकम बिल को कैसे चुकाएं। इन महिलाओं ने मुख्य सेवक से मांग की है कि जल्द से जल्द राज्य सरकार जनता की सुने और इन बढ़े हुए बिलों को रद्द करे। लॉकडाउन में 8,000 बिल आयो। वो झाड़ू पोछा करूँ 1500 रुपये में, इसमें पास झाड़ू पोछा करवा राखी नहीं आना वो कोरोना रे वजह तो मैं किस तरह करूँ। बस यही मेरा हमारी मांग है कि बिल इतना ज़्यादा दे रहे हैं कि हम उसको कैसे भरे। मिडिल क्लास के लोग नहीं भर सकते सर। और गेहलोत साहब ने ये तो बोला था कि किराया मत लो, तो किराया नहीं देंगे तो भरेंगे कहाँ से। भरने की दिक्कत तो हमें सोल्यूशन बतानी होगी उनको। गेहलोत साहब ने तो बोल दिया किराया मत लो, तो बिल क्यों भेजे हमें? 2 महीने का माफ़ करने के लिए बोला था, नहीं वो किया उन्होंने माफ़ हमारा बिल। आज हम लोग राजस्थान सरकार के द्वारा बढ़ाए गए बिलों की मांगों को लेकर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे बिल फाड़कर उसकी गोली जला रहे हैं। राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि बढ़ते हुए बिलों के दाम जो वृद्धि बढ़े उसको कम करे, दरों को कम करे। आम जनता कोरोना महामारी के कारण काफ़ी परेशान हो गई है। राजस्थान सरकार और सोए हुए अधिकारियों को हम जगाने के लिए आए। जब जनता जाग उठी है तो अधिकारियों को भी जागना पड़ेगा और अपने बिलों को जो बढ़ाया है उसे कम करना पड़ेगा और अपने बढ़े हुए दरें वापस लेवे। प्रदेश में बिजली के बढ़े बिलों पर बिजली उपभोक्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। चारों ओर बिजली के बिलों का ही करंट दौड़ रहा है। ऐसे में जनता सेना ने बिजली बिलों में राहत देने की मांग को भैंस के आगे बीन बजाना ही बताया है। जनता सेना ने बुधवार को अनूठा प्रदर्शन करते हुए एक भैंस पर राजस्थान सरकार का स्टिकर चस्पा कर उसके सामने सांकेतिक बीन बजाई। जनता सेना के प्रदेश संयोजक मांगीलाल जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बेकनी पुलिया पर बिजली की बढ़ी हुई दरें कम करने की मांग और बिलों में आ रही गड़बड़ियों में जल्द सुधार के लिए प्रदर्शन किया। जनता सेना ने पूर्व में भी बिजली विभाग के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए हैं, लेकिन न तो सरकार सुन रही है और न विभाग का कोई अधिकारी। ऐसे में सुनवाई न होने से नाराज जनता सेना के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार को भैंस बताते हुए यह अनूठा प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से राजस्थान में बिजली के बिलों में गहलोत सरकार ने बढ़ोतरी की है, यह सरासर जनता के साथ नाइंसाफी है और इसी की तर्ज पे हमने आज यहाँ पे अल्पसंख्यक मोर्चा ने भैंस के आगे बीन बजाने का कार्यक्रम किया है। ये भैंस रूपी राजस्थान सरकार है जो कि जनता की सुन नहीं रही है, गूंगी बेरी सरकार है। इस सरकार को सुनाने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया और हम राजस्थान सरकार को कहना चाहते हैं कि ये अपनी जो बढ़ी हुई बिजली दरें जो है वो वापस ले और जैसलमेर के होटल का खर्चा हमसे न ले। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम के रूप में जिस प्रकार से जनता के साथ में लूटने का जो कार्यक्रम बनाया है उसका जनता सेना विरोध कर रही है। पहले हमने पटेल सर्कल पर युवा मोर्चा के मार्फत हमारा जो युवा सेना है जनता सेना की उसके मार्फत हमने कार्यक्रम किया। उसके बाद में आज हमने अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा यहाँ पे आज हमने एक कार्यक्रम रखा है
कल दिनांक 10 तारीख को 11:30 बजे कलेक्ट्री पर महिला मोर्चा अपनी तरफ से जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देगी। आने वाले समय में अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य जो जितने भी संगठन है वो भी हम इस कार्यक्रम को, और इसके बाद में एक पूरे जिला स्तर पे एक बहुत बड़े विरोध स्वरूप एक बड़ा कार्यक्रम करने का हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि जनता को न तो भारतीय जनता पार्टी न कांग्रेस कहीं पर भी मदद नहीं कर पा रही है। इसलिए जनता सेना पूरी अपनी तरफ से कोशिश करके उसको जनता को सुख सुविधा देने की कोशिश करेगी। धन्यवाद। राजस्थान सरकार जिसने विधानसभा चुनाव में कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में बिजली के दरों में वृद्धि नहीं करेंगे, पर बिजली नियामक आयोग के नाम पर जिस प्रकार से फ्यूल चार्ज, फिक्स चार्ज और नगर निगम की जो रोड पर लाइटें जलती है उसका पैसा भी बिजली के बिल में जनता पर डाल दिया। यहाँ तक पानी के नाम पर और दूसरे अन्य खर्चों के नाम पर, नगरीय विकास के नाम पर वह भी जनता पर बोझ डाला गया है। कुल मिलाकर राजस्थान की सरकार कांग्रेस के बनने के बाद में अपने चुनावी घोषणा पत्र के विरुद्ध जनता के साथ धोखा किया है। लगभग 70% बिजली के दाम बढ़ाए हैं। राजस्थान की सरकार ने जनता को ठगने के लिए एक और काम किया है। क्योंकि बिजली के बिल 2 महीने में आते हैं, किसी उपभोक्ता का 300-350 यूनिट प्रति माह है तो सिर्फ उसका 4.5 रुपये शुल्क लगना चाहिए, पर 2 महीने का जोड़ते वो 600 और 700 होता है तो वह 8 रुपये और 85 पैसे लगभग 9 रुपये वसूलते हैं। यानी यह भी जनता के साथ में छलावा है। जनता सेना राजस्थान का अल्पसंख्यक मोर्चा इस बात को लेकर उद्वेलित है और अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता जिस प्रकार से देश के सामने दीन बजाकर विरोध कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार देरी और गूंगी हो चुकी है, उनके सामने दीन बजाने की स्थिति, यानी संपूर्ण राजस्थान में बिजली के बिलों को लेकर जो विरोध है, पर सरकार कान में तेल डाले हुए है और इस नाते जनता सेना और अल्पसंख्यक मोर्चा इसका विरोध करता है। और इसी नाते आज यह उदयपुर में विरोध का कार्यक्रम किया गया है। धन्यवाद। जिला परिषद सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस जन सुनवाई में कलेक्टर ने परिवादियों की परिवेदनाओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समय पर निस्तारण हो। कलेक्टर ने अधिकारियों को जिले में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए पूर्ण एहतियात बरतने के साथ ही पीड़ित व समस्याग्रस्त लोगों के प्रकरणों को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनकर निस्तारित करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान सड़क, पानी, बिजली, अतिक्रमण, साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि के संबंध में परिवादियों ने अपनी बात रखी, जिस पर जिला कलेक्टर ने प्राप्त शिकायत और समस्या के संबंध में विभागीय अधिकारी से चर्चा करते हुए इनके शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान राजस्थान संपर्क पोर्टल व सीएम हेल्पलाइन 181 पर विभिन्न विभागों से संबंधित परिवादों की प्रगति के संबंध में भी समीक्षा की और लंबित प्रकरणों के समय पर निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पोर्टल पर शिकायत अधिक समय तक न रहे, इस बात का सभी विशेष ध्यान रखें और प्रकरण की स्थिति एवं निस्तारण के संबंध में समय समय पर अपडेट करते रहें। बैठक में जिला परिषद सीईओ डॉक्टर मंजू, अतिरिक्त जिला कलेक्टर संजय कुमार वासु, यूआईटी सचिव अरुण कुमार हासीजा, गिरवा एसडीओ सौम्या झा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग,
100% जॉब असिस्टेंस के साथ। हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am GS Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थ्योरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉल इट 9166434612 और 9166434012। एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107392702. Website www.ahaudapur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस,
डोमेस्टिक, मोल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर। सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उदयपुर जिला कलेक्ट्री पर गुरुवार को माकपा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सरकार से लॉकडाउन के बाद गरीबों को हो रही आर्थिक समस्या दूर करने की मांग की गई। माकपा लंबे समय से सरकार से गरीब तबके को मासिक वेतन देने, बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने की मांग कर रही है। गुरुवार को भी कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। इस मौके पर कलेक्ट्री के बाहर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं इस अवसर पर माकपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यही नहीं, माकपा नेता राजेश सिंघवी ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों को मौसेरे भाई बहन नहीं बल्कि जुड़वा भाई बताया है। सिंघवी ने कहा कि वैसे भी कोरोना ने आर्थिक अर्थव्यवस्था बिगाड़ रखी है, ऐसे में सरकार लोगों की टूटी हुई कमर को जोड़ने के बजाय और तोड़े जा रही है। तेज गति से मीटर चल रहे हैं, बिजली का उपभोग बहुत कम हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। जो पैसा जमा करा दिया है जनता ने, वो पैसा समायोजित नहीं किया गया। इस तरह की कई जो समस्याएं हैं, जिनके मीटर के कनेक्शन नहीं है उनके भी बिजली के बिल आ रहे हैं। इस तरह की जो समस्याएं, उन समस्याओं को हम लोग सुन के प्रशासन तक पहुँचा रहे हैं। एक तरफ मन को ये उम्मीद थी राजस्थान सरकार से कि बिजली के बिल माफ, कोरोना काल का जो आर्थिक संकट है जनता पर, उसको माफ करेगी और जो केंद्र सरकार के नीतियों से अलग हटकर जनता को राहत देगी। उन्होंने ऐसा नहीं काम किया। जो केंद्र सरकार की नीति है, उनकी नीति को तेजी से लागू करके जनता पर कहर ढाने का जो काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे होकर यही मांग कर रहे हैं कि जनता को अगर आपने राहत नहीं दी तो ये जनता जो है वो आर पार की लड़ाई लड़ने को भी तैयार है। और जनता को जो पिछली सरकार जो थी वो किसानों को 8,500 रुपये एक साल की सब्सिडी दे रही थी बिजली के बिलों में, वो इस सरकार ने माफ कर दिए। अडानी से जो पिछली सरकार ने समझौता किया था, वसुंधरा सरकार ने, उसी समझौते को जो है राजस्थान की सरकार जो अशोक गहलोत वो लागू कर रही है, जिससे कई हजार करोड़ का जो बिजली उपभोग का जो बिल है वो आम जनता से वसूल करने की तैयारी की जा रही है और वसूला जा रहा है। इसलिए इससे आम लोगों में गुस्सा है और वो इस पर आर पार की लड़ाई लड़ने को जो है यहाँ पर तैयार है। एक तरफ भाजपा भी कहने को विरोध कर रही है। आज यहाँ कलेक्टर पे उनके बड़े बड़े नेता आए थे, लेकिन हम लोग उनसे भी ये सवाल करना चाहते हैं, जब पिछली सरकार में आप थे, आप सत्ता में थे, तब तो आप अडानी से समझौता करके ये तय कर रहे हैं जनता पे जो बिल बढ़ाए जाएंगे, और आज जो है जनता को गुमराह करने के लिए आप उनके सामने विरोध का नाटक कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि किसी का बिजली कनेक्शन काटा तो हम लोग उनके सामने खड़े होंगे, वो ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर सैकड़ों लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कटारिया जी कहीं सामने नजर नहीं आ रहे। केवल जनता को गुमराह करने के लिए, जनता का जो गुस्सा है केंद्र सरकार के खिलाफ भी, उनको डाइवर्ट करने के लिए वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। जबकि ये चोर चोर मौसेरे नहीं, ये तो जुड़वा भाई है। और ये जो सरकारें हैं वो राहत के नाम पे 98 जेब में डालती है और जनता की जेब से 1 रुपया निकाल लेती है। इसको भी जनता समझ रही है और जनता जो है लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज अगर हम लोग कलेक्टर महोदय इसमें उसको सकारात्मक हमको विश्वास नहीं दिलाएंगे तो ये जो जनता है, मुझे लगता है कि सड़कों पर अराजकता की स्थिति पैदा होगी। उसको रोकना है तो प्रशासन इसमें शीघ्र कदम उठाए। बिजली के बढ़े बिलों के विरोध में भाजपा ने गुरुवार को उदयपुर में भी हल्ला बोला।
नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की मौजूदगी में उदयपुर जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया गया, तो वहीं जिले के विधायक और भाजपा के जिला पदाधिकारी प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने बिजली के बिलों में बढ़ोतरी को लेकर नारेबाजी की, तो वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से भी अवगत कराया। कटारिया ने जिला कलेक्टर के सामने कोरोना के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की और गलत बिजली के बिलों की तुरंत जांच कराने की मांग की। इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर ने सभी मांगों की जांच कराकर स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। इस दौरान राशन की दुकानों पर गेहूं वितरण पर भी कई सवाल खड़े हुए। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने इन दिनों शहर में चालान के नाम पर लोगों को परेशान करने पर भी नाराजगी जताई। इस मौके पर विधायक, जिला अध्यक्ष, महामंत्री मौजूद रहे। आपको बताना है कि हमको इतनी वसूली करनी है, इतना जो आपको टारगेट दिया है। कोई टारगेट नहीं सर नहीं, आप एक मिनट, आप जनता वाली बात कर रहे हैं ना सर, आप जनता वाली बात कर रहे हैं ना, फिर आप जनता के बीच में आइए और जनता की सच्चाई जानकारी करके देखिए। आप केवल इसके ऊपर आप केवल एक पक्षी मुद्दा नहीं बनाए। आज दुकानों के अंदर लोग बैठे हुए, उनके ऊपर जाके 500 रुपए चालान बना रहे हैं, कोई उनके नहीं है। आज एक मिनट नहीं सर, प्लीज आप कल का आप प्रताप नगर चौराहे पे आप आगे मौका देखिए, आप जो वीडियो बना सीट बेल्ट का चालान, आप जिसके अंदर कोई उल्लेख नहीं आपका, जो आप चालान दे रहे हो उसको, उसमें किसी प्रकार का उल्लेख नहीं, जो रिसिप्ट दे रहे हो उसके अंदर 100 रुपया सीट बेल्ट की कितनी वसूली सर? ये कब से हम तो इसको सब करेंगे। आप नियम हमको बता रहे हो, लेकिन जिस एजेंसी में जहां पर बैठे हो सरकार के जिस प्रकार से टारगेट दिया विभाग को, उन टारगेट को पूरा करने के लोग जा रहे हैं। आज आप देखिए, मोटरसाइकिल पे एक पोल लगा हुआ 30 फीट हाइट पे झंडा लगा हुआ है। क्या सभी राजनीतिक पार्टियों को अधिकार है कि अपने अपने सारे शहर के अंदर झंडे लगाते हैं? आप पटेल आप बता देंगे, एक तरफ रास्ता जा रहा है दूसरी तरफ, और एक तरफ जा रहा है अपना सिटीजन तरफ। वहां देखिए 30 फीट का 15-20 दिन से आप भी यहाँ पे विराजमान कलेक्टर साहब, आप जाके देखिए उसको एक बार। नहीं, विषय से नहीं भटक रहे हैं, हमें आपकी बात को, जनता में असंतोष क्यों आ रहा है सर? जनता में असंतोष आ रहा है, आप बिल्कुल नियमानुसार कार्रवाई करें। जिसने मास्क लगाया कार्रवाई करें, सार्वजनिक थूकता है कार्रवाई करें, लेकिन इस प्रकार का आप हेलमेट पे कार्रवाई करें। दुकानों के अंदर बैठे हैं, हम कोई बात बांधते नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि है, और इन्होंने जितना संयम और जितना अनुशासन सिखाया ना, शायद मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से हमने मानवीय सेवा की है, पार्टी के निर्देश पर पूरा इसके अंदर ध्यान में रखकर काम किया। मेरा आपसे आग्रह है, कम से कम जिस प्रकार के झूठे आंकड़े आपके दे रहे, आप जिस प्रकार दिन में 3 बार रिपोर्ट आती है उसके अंदर, और रिपोर्ट के अंदर तस्वीर बच्चा देता है, तो एक बार दिन में इतने आते हैं, दिन भर की टोटल होती है। ऐसे कैसे आप बता रहे हैं आप इसमें ये गलत रिपोर्ट दी थी? आप एक्शन लो उनके खिलाफ। नहीं, आप नहीं, अभी आप, मैं आपकी तरफ सुन रहा था सर, आपने क्या कहा? हो सकता है कैसे गलत होगा? इतने दिन 3 महीने से जो आंकड़े हमें आ रहे हैं, सुबह अलग आती है पॉजिटिव रिपोर्ट, इतने पॉजिटिव है, दिन की रिपोर्ट आई इतने पॉजिटिव है, शाम के आई इतने पॉजिटिव है, कैसे? तो उसका अनुभव तो टोटल होगा। आप अभी कह रहे मुझे ऐसे आ गया होगा? नहीं, मेरी बात सुनिए आप साहब, आप नियमों को आप करिए। कोरोना काल के अंदर आप भी अपनी इस व्यवस्था को जिस कुर्सी बैठे उसको पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ में उसको संभालिए। उदयपुर के प्रताप नगर चौराहे पर गुरुवार को निशुल्क काढ़ा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कंचन सेवा संस्थान और महावीर इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में 1500 लोगों को काढ़ा पिलाया गया। इससे पूर्व आयोजित समारोह में राजस्थान विद्यापीठ के कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर, रणधीर सिंह सोजतिया, उदयपुर न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर उग्रसेन राव, बीसीसीआई के अध्यक्ष कृष्णकांत शर्मा, लोकेश त्रिवेदी बतौर अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर छेल बिहारी ने किया। इस दौरान डॉक्टर कानन बाला लोढ़ा और जीवन सिंह मेहता ने भी अपनी सेवाएं दी। आज हमारा खुशी हुई है, कंचन सेवा संस्थान द्वारा कोरोना महामारी में काढ़ा वितरण का कार्यक्रम रखा गया, और वो भी एक ऐसी जगह रखा गया है जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह में डॉक्टर साहब खुद धूल खा रहे हैं, लेकिन दूसरों को जो है अमृत मिला रहे हैं जीने के लिए। मुझे यहाँ बुलाया, काढ़ा पीने का सौभाग्य मिला। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का, विशेषकर राव साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ से सेवा संस्थान से परिचय करवाया, जहाँ पर सारे रोजाना दिहाड़ी मजदूर आते हैं और वो दौड़ के आके और काढ़े का लाभ ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और इस तरह का आयोजन इस कोरोना काल में पहली बार हुआ है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ, और कंचन सेवा संस्थान की प्रगति की
शुभकामना करता हूँ। कंचन सेवा संस्थान अपने कार्यों से बहुत आगे तरक्की करें। महावीर इंटरनेशनल भी आपके साथ में है और ये आयोजन और विस्तार होना चाहिए। जगह जगह आप इस प्रकार के कई आयोजन करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। आखिरकार बुधवार शाम एक बार फिर शहर की धड़कन फतेह सागर झील के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे शहरवासियों में खुशी की लहर फिर से छा गई। फतेह सागर के गेट बंद करने से बेखबर कई लोग बुधवार को झरना देखने पहुंचे, लेकिन मायूस लौटे। जल संसाधन विभाग में मंगलवार रात 11 बजे एकाएक गेट बंद कर दिए थे। जागरूक लोगों के विरोध के बाद सवाल उठने पर विभाग बैकफुट पर आ गया। लोगों का कहना था कि फतेह सागर के गेट बंद कर मदार तालाब का पानी चिकलवास छलका कर उदय सागर ले जाने का तुक नहीं है। यह पानी मदार नहर होकर फतेह सागर आएगा तो निकास बना रहने से पर्यटन को भी फायदा होगा। सूर्यास्त के बाद झरने के आसपास लगने वाली रोशनी भी लोगों को खूब भा रही है। इस नजारे को हर कोई अपने मोबाइल में कैद करता नजर आ रहा है। सेवा धर्म सर्वोपरि के संकल्प के साथ सुदीपम फाउंडेशन एवं परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट और उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के संयुक्त तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 105 वृक्षों को लगाने के साथ ही ट्री गार्ड भी लगाए गए हैं। वात्सल्य रचनाकार आचार्य विमल सागर महाराज की 105वीं जन्म जयंती दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूसीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक आलोक चौधरी, उदयपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार के महाप्रबंधक राजकुमार खंडिया, के.एल. शर्मा, वैभव, मीना मेघवानी, राम प्रसाद, रूपेश मेहरा एवं परमार्थ मेमोरियल ट्रस्ट की जया कचरू के साथ सुदीपम फाउंडेशन के सुरेश कुमार जैन, धीरज जैन, सतीश जैन, पंकज जिंगर और सुशील जैन उपस्थित रहे। उदयपुर जिले में कानोड़ एक ऐसा कस्बा है जो कभी शिक्षा की नगरी के नाम से देश भर में विख्यात था। आज शिक्षा की नगरी की वह गूंज भले विलुप्त हो गई हो, लेकिन यहां के युवाओं में शिक्षा का वही जोश हिलोरे खाते दिख रहा है। ऐसा ही एक उदाहरण इस कोरोना काल में भी देखने को मिला। यहां का एक युवा अनंत व्यास सरकारी शिक्षक तो नहीं है, लेकिन शिक्षा के प्रचार करने की धुन में निःशुल्क पाठशाला चला रहा है। कोरोना काल में विद्यालय नहीं खुलने से शिक्षा से कोसों दूर हुए मासूमों को घर पर सीखो अभियान नाम देकर निःशुल्क शिक्षा से जोड़ रहा है। इस पाठशाला में शिक्षा मित्रों का नाम देकर पढ़े लिखे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी चहुं और सराहना भी हो रही है। अनंत के कार्य से प्रभावित चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी भी गत दिनों उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। सुबह उठने के साथ ही शिक्षा का यह कारवां अपने घर से शुरू होकर उन आदिवासी समाज के बच्चों तक पहुंचता है जो शिक्षा से वंचित व पिछड़े हुए हैं। अनंत के प्रयासों से शहर ही नहीं अपितु कस्बे के चामुंडा माता मंदिर के आसपास के विद्यार्थी भी इन दिनों सतत शिक्षा से जुड़ चुके हैं। अनंत के दादा गिरिजा शंकर व्यास का वंचितों को शिक्षा से जोड़ने का यह सपना वह पूरा कर रहे हैं। इस अभियान में पार्षद दुर्गा मीणा भी शिक्षा मित्र बनकर निःशुल्क पढ़ा रही है। हम आपको बता दें कि अनंत की पाठशाला में शिक्षा देने का अलग अंदाज मासूमों को खूब पसंद आ रहा है। धुन के धनी अनंत व्यास ने इन बालकों में पढ़ने की ललक पैदा कर दी है। पाठ्य पुस्तक नहीं होने पर जमीन पर अंक लिखवाते और धीरे धीरे जनजाति परिवार के बालकों में पढ़ने की ललक बढ़ी तो समूह के रूप में अनंत के घर पर ही आने लगे। आज आदिवासी समाज के मकान में निःशुल्क पाठशाला शुरू हो चुकी है। यही नहीं, अनंत ने बालकों को मोबाइल प्रयोग के साथ ऑनलाइन शिक्षण से जुड़ना भी सिखा रहे हैं। शाम को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर शिक्षाप्रद खेल भी खिलाते हैं। इन बालकों के लिए अनंत द्रोणाचार्य से कम नहीं। अनंत बालकों को किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना कभी नहीं भूलते। कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय बताते हैं। बालक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए मास्क भी लगाते हैं और हाथ भी धोते हैं। अनंत का मानना है कि कम साधन सुविधा से भी बच्चे सीख सकते हैं, जैसे घर पर उपलब्ध साधनों से सीखना, खेल खेल में कंकर से गिनती सीखना, समूह शिक्षण और स्वयं करके सीखना, पेंटिंग, कविता बोलना, पेड़ पर लगे फलों को गिनने का अभ्यास करना, रंग पहचानना, यह सब अनंत की शिक्षण पद्धति है। मेरा नाम मीना है और मैं तीसरी क्लास में पढ़ती हूँ और हमारी स्कूल बंद है तो हम यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते
और हम माता पिता से भी पूछते और गुरुजी से भी पूछ सकते हैं। कविता और गिनती और ए से जेड तक, वो ABCD और वर्णमाला, चित्र बनाना। मैं यहाँ बच्चों को, जो अभी ये कोरोना वायरस की महामारी की वजह से बच्चे अभी घर पर नहीं पढ़ पा रहे और विद्यालय भी नहीं जा पा रहे, तो बच्चों को मैं घर पर कोरोना वायरस की जो महामारी है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को मैं सोशल डिस्टेंसिंग से और मास्क लगा के बच्चों को पढ़ाई। तो कक्षा 1 से लगा के कक्षा 8 तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। उसमें बच्चों को जो पूर्व में जो ज्ञान था उनके बारे में बच्चे सभी भूल चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सीखें और उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। इसमें मैं बच्चों को अ से लगा के गंज तक गिनती सिखाती हूँ, 1 से लगा 100 तक। इसके लिए कोई फीस ले रहे हैं आप? नहीं, इसके लिए कोई फीस नहीं है, निःशुल्क पढ़ाई, घर पर सीखो अभियान, ये हमारा उद्देश्य है। नहीं तो कहाँ से सीख मिली ये चीज़, कहाँ से सीखे आपको ये पढ़ाना है बच्चों को निःशुल्क? ये मैंने जब मैं बच्चों से मिली, बच्चों से 1-2 सवाल किए, तो बच्चों को उन प्रश्नों का आंसर बच्चे नहीं दे पाए। नहीं, आपको किसने बताया कि ये पढ़ाना है बच्चों को, एक मन में कैसे आया आपके? ये सर अनंत व्यास जी सर ने बताया कि आप गांव के पार्षद रहते हुए आप बच्चों को, आप शिक्षित हो और बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो फिर मैंने बच्चों से बातचीत की, बच्चों से पूछा, तो उनको जो मैंने सवाल किए थे उनका जवाब बच्चे नहीं दे पाए। इस महामारी से बच्चे भी बहुत प्रभावित हुए, ये सारा जो ज्ञान पहले था वो भूल चुके हैं। क्या आपके पढ़ाने से बच्चे पढ़ रहे हैं, संतुष्ट हैं, कैसे क्या है? हाँ, पूरी तरह संतुष्ट है। जो उन्हें वापिस कब तक पढ़ाओगे आप? ये सर जब तक विद्यालय नहीं खुल जाते तब तक। तो अभी जितने बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली इन सबके माता पिता से जब पहले मुलाकात हुई थी, तो इसकी शुरुआत अगर कहूँ तो मैं मेरे घर से ही, क्योंकि जब मैं अपने घर पे बच्चों को देखता था कि लॉकडाउन में घर पे हैं, स्कूल बंद हैं, वो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैंने पहले उनके लिए सोचा है कुछ किया जाना चाहिए। और जब मैंने उनके साथ कुछ किया और इसका फ़ायदा मिला, तो फिर मैंने सोचा है कि मैं आसपास के घरों के बच्चों के लिए भी कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने फिर इस एरिया में लोगों से, माता पिता से संपर्क किया, उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। पहले मैं घर पे जाके कुछ उनको बताता था, पर उससे मेरी रीच थोड़ी कम हो रही थी, मैं पहुंच नहीं सकता था। तो फिर मैंने यहाँ पे जैसे इन वार्ड पार्षद से बात किया, बच्चों के माता पिता से बात किया कि हम लोग हर शनिवार को मिलेंगे यहाँ पे और ये वर्कशीट हल करेंगे। इसमें भी आप ये जो बड़े बच्चे देखते हो, तो इनकी जिम्मेदारी ये है कि ये बच्चे पहले यहाँ पे जाने, उसके बाद ये फिर जो सीख रहे हैं वो अपने घर पे जाके पूरे सप्ताह में इन वर्कशीट में से जो चीज़ें दे रखी है उन सारी चीज़ों के बारे में बताएं। जैसे ये वर्कशीट मैंने बनाई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कक्षा 1-2 के लिए, फिर कक्षा 3 से 5 के लिए, फिर ऐसे ही कक्षा 6 से 8 के लिए वर्कशीट है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी है, आसानी से पता चलती है कि अगर बच्चा पहले सोचे समझे तभी उत्तर निकाल सकता है। जैसे यहाँ पे बच्चों ने उत्तर निकाल भी रखी, तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ रहा है और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि सबने शिक्षा के महत्व को जाना है, जनप्रतिनिधि से लेके बच्चों ने, बच्चों के माता पिता ने, तब जाके ये चीज़ें अभी इस मोड़ तक आई है। आशा ये है कि ये समूह जैसे यहाँ है, आसपास के कुछ 7-8 घरों का ऐसे ही फिर अगले मोहल्ले में हो सकता है, उससे ही अगले मोहल्ले में हो सकता है। थोड़े जनप्रतिनिधियों का सहयोग, थोड़े स्वयंसेवियों का सहयोग, माता पिता की जागरूकता, बच्चों का खुद की जागरूकता, ना सिर्फ कोरोना के प्रति बल्कि अपनी पढ़ाई के प्रति, अगर ये सब मिल के रहें तो इस चाइल्ड सेंट्रिक वातावरण में हम बच्चों का फायदा जरूर कर पाएंगे। और चुपचाप घर पे रहे तो शायद ये कोरोना का समय भी चला जाएगा और ये बच्चे जहाँ हैं उससे शायद वो पीछे भी जा सकते हैं। तो अच्छे लोग मिलेंगे, साथ होगा तो ये आगे बहुत बड़े स्तर पे भी इसको बढ़ा सकते हैं। ये मेरा एक व्यक्तिगत उद्देश्य है और इसमें इन सभी का सहयोग मिल रहा है, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र भी है। संभाग के भीलवाड़ा जिले में भी भाजपा ने राज्यव्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने बताया कि प्रदेश में बढ़ती अराजकता, बढ़ते अपराध, शिक्षा के क्षेत्र में हुई कमी, सरकार अपने ही वादों में उलझी हुई है। चुनाव के समय के वादों को पूरा नहीं करने, बढ़ती बेरोजगारी, बिजली के बढ़ते बिलों सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। इसके तहत जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, जिला प्रभारी दिनेश भट्ट,
मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, आसिंद विधायक जब्बर सिंह साकला, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अभी जो दौर चल रहा है ये अराजकता का दौर है और राजस्थान के इतिहास में आज तक ऐसी अराजकता कभी नहीं देखी गई। ऐसा लगता है कि प्रशासन है ही नहीं। आप समाज का कोई अंग उठा के देखो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, क्योंकि आप लोग जो है जागरूक जनता को जगाने वाले हो और आपकी कलम से जो है जनता तक जो बात पहुंचती है उससे उनका ज्ञान भी वृद्धि होती है, जानकारी भी बढ़ती है। मेरा ये कहना है कि आप लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए। रोज मर्डर, बलात्कार, दूसरे आपके अपहरण और डकैतियाँ इस मिकदार में बढ़ गई है कि मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो दलील राजनीति में पिछले कई समय से व्यस्त है, उस व्यस्तता को त्याग करके अपने गृह मंत्रालय की स्थिति को संभालें, जिससे कि ये सारी स्थिति आज मैं इस ईमानदारी से कह सकता हूँ पुलिस का एक बार पूरी तरह से खत्म हो चुका। मेजर ध्यानचंद सेवा संगठन द्वारा अरिहंत हॉस्पिटल एंड रिसर्च संस्थान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद सेवा संगठन के नवीन सुथार ने बताया कि इस शिविर में 151 यूनिट रक्तदान हुआ है। जब भी रक्त की आवश्यकता होती है और मिल नहीं पाता, इस कारण संगठन के सदस्यों ने रक्तदान करने का निश्चय किया। इस दौरान संगठन के प्रकाश जाट, पूजा राठौड़, मनीषा जाट, कालू गाडरी, सुरेश गाडरी, अभिषेक शर्मा, रतन प्रजापत, सूरज प्रजापत सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मेजर ध्यानचंद सेवा संगठन द्वारा अरिहंत हॉस्पिटल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और लगभग 151 यूनिट रक्तदान हुआ है। हमने सबसे बड़ी समस्या देखी है कि लोग जब रक्त की आवश्यकता होती है तो उनको समय पर नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हमने संगठन के सदस्यों द्वारा लोगों को जागरूक किया और आज इस आयोजन को सफल बनाने में जिन सभी लोगों का सहयोग था उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी के तहत दुर्गा नर्सरी इलाके में बनाई गई सड़क कई जगहों से अंदर धंसी। निगम ने रोड को बताया था आदर्श, जनता सेना बोली गिरवी पड़ा है निगम का बोर्ड। उदयपुर के एक घर में आया नए तरह का कोरोना, फोन पर ही हुआ पॉजिटिव और फोन पर ही हुआ नेगेटिव। 14 दिन घर में रहा और फिर अपने आप चला गया। कटारिया जी ने निभाई विपक्ष की भूमिका, कोरोना के गलत आंकड़ों, जबरन काटे जाने वाले चालानों पर कलेक्टर को घेरा। और कानौड़ के अनंत ने जगाई शिक्षा की अलख, बच्चों को खूब पसंद आ रही है मस्ती की पाठशाला। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए अभिषेक जोशी को और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।